देखिए, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। आज देखिए आपको लेकर आए हैं हम पार्ट 2 हमारा पर्यावरण कक्षा 10वीं के लिए। और इसमें क्या है, अवर इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अवर इन्वायरमेंट जो टॉपिक है आपकी, ये बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये अलग से जरूर बना दिया आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन ये रखा गया है बायोलॉजी का ही रूप है एक हमारा पर्यावरण। तो 5 नंबर इससे बनते हैं आपके एग्जाम में। तो हम वही प्रश्न आपको लेंगे जो कि एग्जाम में आपको क्या करे, छपे, फायदा मिले आपको। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं पार्ट 2 सेशन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख बनाइए। यही क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम, आरेख, ठीक है, या चित्र बनाइए। तो आप क्या करेंगे, पारितंत्र अभी पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। तो इसमें क्या करेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, इससे उत्पादक होंगे। जैसे कह लीजिए कि हरे पेड़ पौधे, बात समझ में आ रही होगी, ये बता भी दिया गया था आप लोगों को, हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधों को क्या कोई शाकाहारी वस्तु खाएगी? कोई भी शाकाहारी वस्तु ले लीजिए, हिरण को ही ले लीजिए, बात समझ रहे हैं। और हिरण को कौन खाएगा? मांसाहारी व्यक्ति, शेर खा जाएगा। और शेर को क्या खाएगा? शेर को जो शीर्ष मांसाहारी रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, वो खा जाएंगे, बात समझ रहे हैं। शेर भी तो मरेगा बेचारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं खा रहा तो मरेगा, तो बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे, बात समझ में आ रहा है, उसके शरीर को। तो इसमें क्या है कि ये जब डायग्राम पूछेगा तो देखिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा मुफ्त में, अगर चीजें पता है नीचे से ऊपर, बात समझ रहे हैं। और ऊपर शीर्ष मांसाहारी होता है, इसी को कह लीजिए सर्वाहारी भी आप लोग, कि मांस भी खाते हैं, हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर। और पेपर में मैं बोल रहा हूँ कि छपेगा तो 100% छपेगा। उससे भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट अगली टॉपिक रहने वाली है, ये आपकी जो टॉपिक है लिंडमैन का 10% नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये 2018 में आया है, 2023 में आया है, 2025 में आया है, तो 2026 बीती जाएगा और 2027 में आप लोगों का एग्जाम है, तो निश्चित छप के आएगा। ये मान लीजिए 101% की सर जी बोले थे कि छपेगा पेपर में, ठीक है, तो छपने वाला है। आइए हम लोग लिंडमैन का 10% नियम को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। देखिए, आप लोग कहोगे कि सर जी 10% नियम, एक 1942 में एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था? लिंडमैन। इन्होंने एक ऊर्जा के प्रवाह की संरचना दी और बताया लोगों को कि देखिए क्या होता है कि एक सूर्य है और ये क्या करता है कि प्रकाश देता है। क्या देता है? ये प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं कि अपना भोजन स्वयं बना के क्लोरोफिल के कारण कुछ घास फूस क्या होते हैं, कुछ घास फूस जो होते हैं ये जन्म लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोग। ये घास फूस हो गए, घास या कह लीजिए पौधे, बात समझ में आ रही होगी। अब हुआ क्या कि लिंडमैन महोदय ने कहा कि सूर्य की जो एनर्जी थी, मान लीजिए 1 लाख कैलोरी थी। कितने? 1 लाख कैलोरी, 1 लाख कैलोरी थी ऊर्जा इसकी। लेकिन कह रहे हैं लिंडमैन महोदय ने कि सूर्य का प्रकाश का जो रहा ये लिए 10%। तो 1 लाख का 10% जो व्यक्ति परसेंटेज जानता है वो तुरंत निकाल लेगा। यहाँ पे 1 लाख इंटू 10% का मतलब 100। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 0 से 0, ये 1000 में 0 का जब गुणा करेंगे 10 का, तो 10,000 आ जाएगा। इसके अंदर कितना गया बेटा? ये लिया था सूर्य का प्रकाश 10 लाख, 1 लाख। तो इसको कितना दिया? ये 10% चला गया इसके अंदर, इसका ऊर्जा कितनी चली गई? 10% इसके अंदर चली गई, 10% ऊर्जा। तो कितना बचा? 10,000। कितना बचा? 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके अंदर है। अब देखिए होगा क्या कि इस घास को खाएगा हिरण। क्या खाएगा? मान लीजिए ये हिरण है, ठीक है, क्या है? हिरण। ये जब हिरण खाएगा इसको, ये भी खाएगा घास को,
तो इसकी जो एनर्जी है 10,000, इसके अंदर 10% केवल जाएगी, तो 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000। क्या होगा? 1,000। तो 1,000 जो एनर्जी है हिरण के अंदर, कैलोरी ऊर्जा आ गई, कैलोरी ऊर्जा आ गई। 1,000 कैलोरी ऊर्जा किसके अंदर आ गई? हिरण के अंदर। अब देखिए आगे हुआ क्या कि घास को हिरण खाया, अब हिरण को खाएगा शेर। कौन खाएगा? शेर। मान लीजिए शेर है, ठीक है, ये क्या है? शेर है। तो शेर को जो खाया बेटा, शेर को जब इसको खाएगा हिरण को, तो इसके अंदर 1,000 कैलोरी ऊर्जा थी, लेकिन शेर खाया इसको तो 10% जाएगी इसके अंदर ऊर्जा इसकी। तो जब 10% जाएगी तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100। तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जो थी, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा शेर के अंदर चली गई। बात समझ रहे हो? लेकिन अब शेर को खाएगा, शेर मरेगा बेचारा, जिंदा तो आदमी है, ऐसा जानवर है कि ये दूसरे को खा जाए, लेकिन ये क्या करेगा? कुछ समय बाद बूढ़ा होगा, अपने से टपक जाएगा। मान लीजिए अगर कोई नहीं खा पाया, सबसे बड़ा राक्षस मानव तो खा ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये टपका और इसको क्या किए? बैक्टीरिया खा गए। कौन से लोग खा गए? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिलके क्या किए? बैक्टीरिया खा गए। अब बैक्टीरिया के अंदर कितना कैलोरी ऊर्जा चला गया? जब 100 का 10% करेंगे तो 10 कैलोरी ऊर्जा किसके अंदर चली गई? 10 कैलोरी ऊर्जा बैक्टीरिया के अंदर चली गई। बात समझ रहे हैं? समाप्त हो गया ऊर्जा का स्थानांतरण। तो इससे क्या किया कि 1942 में लिंडमैन महोदय ने ऊर्जा का स्थानांतरण बताया कि ऐसे क्या करता है? ट्रांसफर होती है हमारी ऊर्जा एक दूसरे में, ओनली 10%। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, फिर हम इसकी परिभाषा लिखवा दे रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए उसी को क्या करना है आपको, जो मैं डायग्राम बताया था आपको, यहीं पे लिख लेना है लिंडमैन के नियम। ठीक है, लिंडमैन का जो नियम है, यह नियम 1942 में लिंडमैन महोदय ने खुद दिया था, और खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान, खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण किया था। शेष 90% ऊर्जा कहोगे कि सर क्या हुआ? तो लिंडमैन महोदय ने कहा था शेष जो 90% ऊर्जा है ये क्या होती है? श्वसन, अपघटन और एवं ऊर्जा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। अब इसका सीधा तात्पर्य ये कह सकते हैं आप कि ये जो होती है वायु में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती, सीधा सीधा इसका मतलब हो। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना, आहार जाल एवं खाद्य जाल। हम आपको आहार श्रृंखला पढ़ाए थे, ठीक है, चेन बनाकर भी बताए थे। तो आप क्या करिए कि पार्ट 1 में जाकर इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अब बारी है आहार जाल की। आहार जाल क्या होता है? आहार जाल को ही बोला जाता है खाद्य जाल। देखिए हम लोग पूरे विश्व की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने जाना है कि अगर कहीं सांप नहीं खाया जाता है, मान लीजिए आप लोगों के क्षेत्रों में, तो बाहर जाएंगे चाइना वाइना में तो वहां सांप भी खाया जाता है। अपने यहाँ असम मौसम में चले जाइए वहां भी खाया जाता है। पश्चिम बंगाल में चले जाइए मछलियां खाई जाती है। मतलब हर राज्य और हर देश कुछ न कुछ अलग कर रहा है, कुछ न कुछ अलग चीजें खा रहा है। जैसे अगर हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो मान लीजिए एक चीज हम बनाते हैं, पेड़ पौधे हमारे पास रहते हैं, कौन से पेड़ पौधे या घास, तो इनको देखिए टिड्डा खाता है कि नहीं खाता है? टिड्डा खाता है पेड़ पौधे को। देखिए टिड्डा भी खाता है और पेड़ पौधे को बकरी भी खाती है कि नहीं खाती है? दोनों खाते हैं। इस टिड्डे को मेढक भी खाता है और उसी टिड्डे को कौन खाता है? मानव भी खाता है। तो सर जी कहोगे कि हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन आप जाइएगा चाइना में, वहां पे लोग टिड्डा भी खाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए टिड्डा को मेढक भी खा लिया
और मेढक को मानव भी खा लिया, सॉरी टिड्डा को मानव भी खा लिया। अब बात होगी कि मेढक को सांप ने खा लिया और मानव को भी तो बाघ ने खा लिया, इसको भी तो सांप ने खा लिया। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है कि हमारा जो खाद्य जाल है इसी तरह बनता चला जाएगा। आप और भी चीजें लेकर बना सकते हैं, एक वस्तु को कई लोग खा रहे हैं, उनको भी कई लोग खा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी डायग्राम बना सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए था। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे होता क्या है कि किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के जाल संजाल को आहार जाल कर, इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम, एक चेन के माध्यम से हम सुरक्षित, संरक्षित और संजाल कर लेते हैं, सजा लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार जाल। अब बात होती है कि आहार जाल भोजन के प्रवाह का एक जटिल संजाल होता है। आहार जाल की इस जटिलता का कारण है जीवधारियों की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन, मनपसंद भोजन का नहीं मिल पाना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग फूड डिवाइडेशन करते हैं। फूड डिवाइडेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही भोजन हमको करते करते हमारा मन भर जाता है। जैसे बात करेंगे तो हमारे जो, हम इस धरती पे जो रह रहे हैं, मान लीजिए कि चंदौली की धरती पे, और यहाँ से जो बातें जाएंगी, कहने का तात्पर्य है कि हमारा सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल सब्जी रोटी, सादा भोजन। तो ये होता है, डेली लोग खाते हैं, और हमें लग रहा है कि अगर महीने भर ना मिले तो फिर हम लोगों को दिक्कत होने लगती है। कितना हो अच्छा पिज्जा बिरयानी मुर्गा व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी मिल जाए, बाहर जाके चाट चाउमीन खूब खा लो, लेकिन अगर दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिलेगी कुछ दिन बाद, तो आपको दिक्कत महसूस होने लगेगा कि हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपका पेट भरेगा नहीं। लोग कहते हैं ना कि संतुष्ट आप नहीं हो पाएंगे। अच्छा खूब खाना खा लीजिए जाके बाहर में, 10 दिन केवल खा के आइए, 1 हफ्ता देखिए मन भर जाएगा, फिर आपको चाहिए दाल भात, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही स्थिति होती है कि जैसे मन हमारा किसी पदार्थ को खाने से, जब वस्तु को खाने से, आहार को खाने से भर जाता है, तो हमारा मन दूसरी दिशा में जाता है। जैसे कि घर में सब्जियां नहीं है, मम्मी गुस्सा गई, बोले थे सब्जी लाने के लिए, तुम गए नहीं, अब गुस्सा हो गई, अब क्या बना दी तुम्हारे लिए, खिचड़ी बना दी, तो खिचड़ी बना दी। अब तुम खिचड़ी खाया, मन नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी मजबूरन खाना पड़ा। तो और हमारी जो ये इच्छाएं हैं, ये हमेशा कहती हैं कि हम कुछ न कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न कुछ नई चीजें बनाएं और खाएं। सब पेट के लिए हो रहा है। मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूं तो पेट के लिए, आप भी यहाँ कुछ करना चाहते हो तो पेट के लिए, जीना चाहते हो तो पेट के लिए, सब कुछ काम मतलब आके निर्भर होगा बाद में पेट के लिए ही। कोई नौकरी करना चाहता है, अच्छी जगह जाना चाहता है, वो भी तो कमा के पेटवन भरेगा, और क्या करेगा? 10 दिन नहीं मिलेगा खाना तो दिक्कत है आप लोगों को। तो यही चीज है कि जो ये भोजन संबंधी परिवर्तन हो रहा है, तो हमारी ये मानव समाज की ये क्या है, एक कह लीजिए कि एक व्यंजन पे नहीं रहने वाला है। तो अलग अलग व्यंजन, अलग अलग भोजन उसको चाहिए अलग अलग। अब तो लोग दिन भी बांट दिए हैं कि मंगलवार को हम ये सादा भोजन करेंगे, बुधवार को मुर्गा खाएंगे, बृहस्पतिवार को कुछ और खाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, जब आप थोड़ा सा आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, तो आप क्या चुनते हैं कि अलग अलग भोजन भी अलग अलग चुनते हैं दिन के लिए, ठीक है? और जो भी आपकी खाने की इच्छा करती है तो आप उसको खाते हैं। तो ये भी समझ लीजिए कि अब देखिए, भारत में जो मांस जाता है, मांस चाहे भैंस का मांस हो, गाय का मांस हो, सांड का मांस हो, मछली हो, ये सब जाता है रसिया, ठीक है? तो वहाँ के लोग पैकिंग करके जाता है। यहाँ के लोग ताजा मांस नहीं खाते हैं, बकरी बकरा खाएंगे, सुअर खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे। वहाँ के लोगों को यहाँ की चीजें सब क्या जाता है, वहाँ जाता है, और वहाँ के लोग बड़ा प्रेम से खाते हैं। तो हर जगह अलग अलग खाने की प्रथा है, ठीक है? कहीं कहीं लोग मानव को भी खा जाते हैं, अपने बच्चे को खुद खा जाते हैं। तो ये भी हमारा विश्व है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग लोग, अलग अलग आहार जाल है, अलग अलग चीजों को लोग खाते हैं, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जैव आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा।
देखिए, जैव आवर्धन को अगर हम समझते हैं तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम बहुत बड़े देखिए चित्रकार हैं, और हमारी चित्र जो ये हम डायग्राम बनाते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से, तो आप लोग इसको हंसी में मत लीजिएगा, समझिएगा केवल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लवक हैं पानी में पाए जाते हैं, प्लवक के अंदर देखिए Hg जो पारे की मात्रा है होती है, ठीक है। किसी तरह क्या होता है, प्लवक कैसे होती है, तो आप लोग कहोगे देखिए घाट पे जाते हैं लोग मुर्दा जलाने। मुर्दा का मतलब होता है मृत व्यक्ति जब हो जाता है उसको जलाने जाते हैं। होता क्या है, उसके अंदर जो दूषित कीड़े या कह सकते हैं कि जो बीमार करने वाले आपको बैक्टीरियाज हैं, पारे की मात्रा गई जल में, वहाँ से जो कीट उट खाए उसको खा लिए प्लवक। अब जब उसके अंदर प्रवेश कर गई तो मैं बताया था, लिंडमैन कहे थे कि 10% मात्रा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो जो पारा गया है दूषित नाले की वजह से, तो ये क्या होगा कि उसको भी तो एक्सेप्ट करेगा 10% ये। अब इसको बेचारा खाएगी मछली, खाएगी कि नहीं खाएगी? मछली को खाएगा बगुला, मछली को खाएगा इंसान, सबके अंदर पारा जाएगा कि नहीं जाएगा? सब लोग बीमार होंगे कि नहीं होंगे? तो यही जैव आवर्धन है। देखिए, कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में किसी जीव की शरीर में प्रवेश कर उच्च पोषी स्तर के जीवों में अधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं तथा यह घटना जैव आवर्धन कहलाती है। खूब मछली में पारा है, मछली बेचारी दूषित जल में रह रही है, वहीं खा पी रही है, तो उसके अंदर वहीं रहेगी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी उसके अंदर रहे जीने के लिए, उसको जो भी बनाया गया है, तो उसको आप खाएंगे तो आपके अंदर भी वहीं जाएगा ना ऊर्जा। आप खा रहे हैं पाव रोटी तो सोच रहे हैं कि आप दौड़ लेंगे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, मुश्किल ना है? ऐसा नहीं है। आप खाओगे चना तब ना दौड़ोगे। आप खा रहे पाव रोटी, पी रहे हो चाय, तो सोच रहे हो कि 5 किलोमीटर दौड़ देंगे हम, शरीर अच्छी हो जाएगी। शरीर अच्छी कब होगी? जब आप दूध पियेंगे, जब आप चना खाएंगे, जब आप दौड़ेंगे, सुबह उठकर मेहनत करेंगे। आप सोच रहे हैं कि सो रहे हैं 18 घंटा 24 घंटा में, एसी में रह रहे हो, एसी के बाहर नहीं निकल रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम स्वस्थ रहेंगे, तो बड़ा मुश्किल ना है जी। तो यही बात है कि जैव आवर्धन क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी रोग होते हैं, सीधी बात सुनिए, दूसरे के शरीर में, मान लीजिए बकरा खाए, बकरा को कोई इन्फेक्शन रोग है, बकरा को खूब खाए, आप में भी वो रोग आ जाएगा। धीरे धीरे ज़्यादा बकरे में इन्फेक्शन है, आप उसको खाओगे तो आपके अंदर भी इन्फेक्शन आएगा। मुर्गा खाओगे वही हाल है। बीच में देखिए सुनने को मिला था कोई रोग मुर्गे के अंदर था, वो इंसान खा रहा था, इंसान के भी अंदर प्रवेश कर रहा था। यही जैव आवर्धन है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ओजोन व ओजोन परत का अवक्षय कैसे होता है, ठीक है। इस संदर्भ में पहले जानेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके है सूर्य, क्या है? सूरज, इसको आप लोग सूरज बोलेंगे, और यहाँ से कुछ किरणें आ रही है प्रकाश की, ठीक है। प्रकाश की जो किरणें हैं इसका नाम है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरण। और ये आ रही है पृथ्वी पर। कहाँ पे आ रहे हैं? पृथ्वी हमारी गोल है, और यहाँ पृथ्वी पर जब ये आएंगी, पृथ्वी पर तो संकट होगा। पृथ्वी पर आएंगी पराबैंगनी किरणें तो क्या होगा बेटा? पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में क्या होगा? संकट होगा, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें हमारी जो होती हैं ये त्वचा कैंसर बनाती है। कभी देखोगे अगर पराबैंगनी किरण सूर्य की लगातार आपके ऊपर पड़ गई तो आपको कोई न कोई रोग हो जाएगा, जैसे फुंसी और त्वचा का जलना, जलन, लाल हो जाना, ठीक है। जैसे आप कभी धूप में गए देखते हो कि त्वचा लाल हो जाती है, तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अगर आ जाएंगी तो आपको त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे जो लेयर बनी है, ओजोनोस्फीयर है, वहाँ पे लेयर बनी है रोकने के लिए। अब क्या है कि जब हम लोग वातावरण को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वो लेयर जब टूटेंगी, लेयर कमजोर होंगी, तो डायरेक्ट हमारे ऊपर क्या होती हैं कि पराबैंगनी किरणें सूर्य की आती हैं। क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस समय SO2 हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या CFC है, सबसे खतरनाक गैस जो होती है,
अमोनियम क्लोराइड हो, ये सब अगर हम ज़्यादा मात्रा में दहन इसका कर रहे हैं, दोहन अगर बाहर कर रहे हैं, तो ये जाके वायुमंडल में एकत्रित रहती है। इससे क्या होता है कि हमारा ओजोनोस्फीयर जो होता है, पैराबैंगनी किरणों को कंट्रोल करने वाली परत होती है, वो कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो डायरेक्ट किरणें जो होती हैं हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि O2 को हम क्या करेंगे कि अलग अलग इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी O हो जाएगा और एक O एक यहाँ होगा, यहाँ पर भी, ठीक, 2 O हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन है। और ये जब मिलेगा O प्लस O2 तो ये क्या बनाएगा बेटा, O3 का निर्माण करेगा। इस चीज को आप जानते रहे, किसका निर्माण करेगा, O3 का। O3 का मतलब होता है ओजोन, ठीक है, O3 का मतलब ओजोन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते कैसे हैं कि ओजोन परत का अच्छा होता कैसे है। तो लिखिए ओजोन ये क्या है, ओजोन O3 है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं जबकि सामान्य ऑक्सीजन के अणु जबकि सामान्य ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। वही ओजोन एक सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है। वही ओजोन एक घातक विष है, परंतु यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत
अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये O2 है। अगर यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण हो रहा है, पराबैंगनी किरण, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बता चुके हैं, एक बार समझ लीजिए। देखिए, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये देखिए, जो ये एक ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, 2 एक कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन। तो इसके जो 3 परमाणुओं से बना है ऑक्सीजन के ओजोन, जबकि सामान्य ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। ये देखिए सामान्य ऑक्सीजन है, इसके अणु में कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ पे 2 अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। जो भी जीव धरती पर आए बेटा, अगर जिंदा रहना है, अगर मानवीय जीवन है या कह लीजिए एनिमल थिंकिंग है उनकी, तो वो क्या रहेंगे, बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक, वही ओजोन एक घातक विष है, परंतु ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऊपर से आ रही हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो ऐसे पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए हमारी ये O3 ओजोनोस्फीयर क्या है कि बहुत ही सेफ्टी, मतलब सेफ्ट का काम करती है, मदद करती है। आगे देखिए, यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगर सोचिए कि जब मनुष्य के ऊपर पड़ रही है, त्वचा कैंसर हो जा रहा है, तो जीव जंतु तो क्या होंगे, छोटे हैं बेचारे, कीट हैं, जीव जंतु हैं जो छोटे छोटे होते, वो तो मारे जाएंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। मैं बताया कि पराबैंगनी किरण जो है ये मानव में डायरेक्ट त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, और त्वचा कैंसर होता है तो इंसान जीवित नहीं रहता, ये आपको पता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सामान्य ऑक्सीजन है और पराबैंगनी किरण जब पड़ रही है तो ये डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, अब ओजोन परत का अवक्षय के कारण क्या है। ठीक है, ओजोन परत हमारा अवक्षय क्यों हो रहा है, इस संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम क्या करते हैं कि घरों में फ्रिज का यूज करते हैं, AC का यूज करते हैं, और गाड़ी जो होती है, कारों में क्या होता है, AC का यूज करते हैं। तो वहां से जो गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओजोनोस्फीयर जो लेयर बनी है वायुमंडल में, उसको धीरे धीरे क्या करती है, ये नष्ट कर देती है। वहां पे एक गैस और होती है अमोनियम क्लोराइड, एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NO2, ये सब क्या करती हैं, बहुत तेजी के साथ नष्ट करती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका मुख्य कारक माना जाता है, इसका मुख्य कारक माना जाता है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है, अग्निशामक के लिए किया
जाता है। मैं आप लोगों को बताया हूं कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारक माना जाता है और इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक के लिए या उपयोग के लिए किया जाता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, कह सकते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं? देखिए ओजोन परत पूछेगा आपसे कि किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है हमारी, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है दूसरा इसका यह है कि सन 1987 में एक पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी की सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए तथा विश्व भर में सीएफसी को न उपयोग करने व ओजोन परत के अपघटन को कम करने के लिए नियम भी बनाए गए। देखिए अब 1987 में होता क्या है कि पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में सर्वानुमति बनी, सभी विश्व के लोग जुटे थे वहां पे, और बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। जितना मतलब सीएफसी यूज हो रहा है 1987 से, मतलब 86 में बना, 1987 में उसके पीछे बात हुई कि 1986 में जितना यूज हो रहा है तथा विश्व भर में सीएफसी को न उपयोग करने व ओजोन परत के अपघटन को कम करने के लिए नियम भी बनाए गए। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया कि 1986 में जितना खपत कर रहे हैं सीएफसी का, 1987 में उस पर विचार किया गया कि हम लोग भविष्य में भी इतना खपत ही करेंगे सीएफसी का। लेकिन आज हर घर में रेफ्रिजरेटर है, आज हर घर में आपका फ्रिज है, आज हर घर में आपका कह सकते हैं कार है, तो कार में एसी चलती है, तो वहां से भी निकलने वाली गैस जो होती है क्या होती है? सीएफसी होती है। ठीक है अगला नेक्स्ट
तीसरा लिखिए कि सीएफसी में मौजूद क्लोरीन ऊपर की ओर सीएफसी में मौजूद क्लोरीन ऊपर की ओर ओजोन परत में पहुंचने पर ओजोन अणु को तोड़ देती है। ओजोन अणु को तोड़ देती है। ओजोन अणु को तोड़ देती है, जिससे O2 बनती है, जिससे O2 बनती है। इस प्रकार ओजोन की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार ओजोन की मात्रा घट जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यूवी के प्रवेश को रोक नहीं पाती। यूवी के प्रवेश को रोक नहीं पाती। इस कारण उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव प्रदेशों के ऊपर परत की मोटाई 30 से 40% कम हो सकती है। 30 से 40% कम हो चुकी है। देखिए थोड़ा सा समझना है, देखिए देखिए सीएफसी आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रिज से निकलती है, एसी से निकलती है, ठीक। बिना इसके इतना ज्यादा ठंडक नहीं महसूस होगी, ठीक। और बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि हमको पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन लेयर रोक रही है उसमें जब जाती है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको चेहरे पे कुछ हो गया है, कोई दाग हो गया, उसके लिए आप कोई दवा लगा रहे हैं तो धीरे धीरे दाग कम होगा कि नहीं होगा। उसी तरह ये इतना खतरनाक गैस होती है कि इतनी मोटाई है, मान लीजिए इतनी मोटाई है लेयर ओजोनोस्फीयर ओजोन की। अब ये जब गैस जाएगी ना तो उस मोटाई को काटेगी, कम करेगी तो कमजोर होगा कि नहीं होगा। तो जब कमजोर होगा तो ऊपर से जब सूर्य की किरण आ रही, खतरनाक किरण, तो क्या होगी, आसानी से आ जाएगी नीचे, जो कि रोक रही थी अब आसानी से नीचे आ जा रही। अब जब आसानी से नीचे आएगी तो हमारे शरीर को प्रभावित करेगी, जीव जंतु प्रभावित होंगे, पेड़ पौधे वैसे ही कट रहे हैं, देख ही रहे हो ऑक्सीजन की स्थिति, ऑक्सीजन भी क्षीण हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से पराबैंगनी किरण, आपको त्वचा कैंसर होगा, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, डॉक्टर को भी तो होगा, उसको भी तो रहना है यहीं पे। तो सोचिए इतनी खतरनाक गैस होती है। अब देखिए मौजूद क्लोरीन ऊपर की ओर ओजोन परत में पहुंचने पर, इसमें जो क्लोरीन पाया जाता है ऊपर की ओर पहुंचता है,
तो ओजोन अणु को तोड़ देती है, जो ओजोन बताए लेयर होती है उसको तोड़ती है तो जिससे O2 बनती है। इस प्रकार ओजोन की मात्रा घट जाती है। अब ओजोन की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, घटना शुरू कर देगी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, के प्रवेश को रोक नहीं पाती। अब ये जब कमजोर हो जाएगी तो सूर्य आसानी से अपना प्रकाश लाएगा जमीन पे, ठीक है। तो ये इस कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपको पढ़ा चुके हैं जियोग्राफी में। दक्षिणी ध्रुव प्रदेशों के ऊपर परत की मोटाई 30 से 40% कम हो जाती है। अब जब कम होगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऑटोमेटिक नीचे आएंगी, हम बर्बाद होंगे। अब कहोगे कि सर जी कैसे पता चला कि 30 से 40%, आपको कैसे पता चला? तो देखिए, इसको मापने का तरीका, इसकी मोटाई जो होती है डाप्सन में मापी जाती है। तो पूछा जाता है कि इसकी मोटाई जो होती है ओजोन की किससे मापी जाती है, तो आप बताओगे डाप्सन में नापी जाती है, डाप्सन में मापी जाती है। नोट कर लीजिए। देखिए, जैव एवं अजैव निम्नीकरण होता क्या है, ध्यान से सब लोग समझिए, पेन डाउन। जैव और अजैव निम्नीकरण होता क्या है? सबसे पहले हम जैव की बात करेंगे। जैव ऐसा प्राकृतिक वस्तु या ऐसा संसाधन जो आसानी से क्या करे, प्राकृतिक चीजों के द्वारा विघटित हो जाए, और अजैव क्या हो कि विघटित न हो। बस अंतर इतना है। जो इतना ध्यान से समझ गया वो जाके एग्जाम में अपने से बना के भी कर लेगा। रटने से कोई फायदा नहीं होता, समझने से ही फायदा होता है। देखिए क्या होता है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट वे पदार्थ जो प्राकृतिक कारकों जैसे जल, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जल समझ रहे हैं H2O, ऑक्सीजन O2, सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो कि त्वचा कैंसर का रूप लेती हैं, अम्लीय वर्षा या SO2 सूक्ष्म जीवों के आदि के द्वारा आसानी से अपघटित होती है। मतलब आसानी से क्या होती है, मिल जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। लेकिन अजैव में निम्नीकरण में अपशिष्ट में क्या होता है कि वे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक कारकों जैसे जल, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को क्या करेंगे, प्लास्टिक की सामग्री जो रहेगी आप उस पर सूर्य के प्रकाश द्वारा, जल द्वारा या पराबैंगनी किरण द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या SO2 द्वारा, किसी के द्वारा क्या उसको पिघलाया जा सकता है, मिट्टी में मिलाया जा सकता है, अपघटित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। धातुओं के टुकड़ों को नहीं किया जा सकता है, एल्यूमिनियम के डिब्बों को नहीं किया जा सकता है, कांच की बोतल को नहीं किया जा सकता है, ज्यों का त्यों रहेंगे। बात समझ रहे हैं आप? कुछ समय, कुछ वर्षों बाद भी देखिए तो भी वैसे रहेंगे, अपने से नहीं गल सकते। ठीक, आगे अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, जो कि देखिए परीक्षा में मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2018 से आ रहा है और अभी तक आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शनल में निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? पहला दिया घास, पुष्प तथा चमड़ा। देखिए जैव है मतलब कि अपघटित हो जाना चाहिए, तो पहला घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। देखिए ऑप्शन में दिया केवल एक सही है, केवल 2 या 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, इनमें से सभी सही है। तो देखिए पहले चुनेंगे घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये तो सीधे गलत हो गया। जैव की अगर बात कर रहा है बेटा तो जैव हम बताए हैं कि इसमें प्लास्टिक नहीं रहेगा, प्लास्टिक अजैव में रहेगा, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। घास, पुष्प तथा चमड़ा ये कुछ सही लग रहा है, ये कुछ सही लग रहा है। फलों के छिलके एवं नींबू का रस ये भी तो अपघटित हो जाएगा। ठीक है, आगे केक, लकड़ी व घास ये भी अपघटित हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1, 3 और क्या था 4, तो ये ऑप्शन जो है 1, 3, 4 हम बना लेते हैं। ये आपका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए घास, गेहूं, आम। ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय,
हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो कौन निर्माण करते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर बोलिए जल्दी से। बोलिए सभी लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कुछ लोग बता रहे हैं बी, तो बहुत अच्छा बताए हैं आप लोग। इसका मतलब कुछ पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव। हम लोग बकरा खाते हैं, कितना बकरा धरती पर है कि बकरे आप खाएंगे? उसमें क्या है कि बकरी दे देते हैं सब। बात ध्यान से देखिएगा एक बार। लोग कहते हैं कि बकरा खा रहे हैं, लेकिन बकरा धरती पर कितने हैं? गिने चुने हैं ना, ज्यादा बकरी मिलती है। ठीक, आगे तीसरा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट यूवी जो किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, कौन रोकती है बेटा? ऑप्शन नंबर बी जाता है ओजोन लेयर। अभी बताए हैं जब छीड़ होती है SO2 द्वारा, CFC द्वारा, तो ये कमजोर होती हैं, तो हमारे ऊपर आती हैं डायरेक्ट। कहते हो कि धूप लग रहा है, बहुत ज्यादा धूप लग रहा है। धूप लगने का कारण क्या है? यही ओजोन लेयर है जो छीड़ होती है। हम लोग CFC फ्रिज यूज कर रहे हैं, AC यूज कर रहे हैं, इसी का गैस जाती है और वहां पे तोड़ देती है किसको? ओजोन लेयर को। जब ओजोन लेयर टूटेगी तो डायरेक्ट हमारे ऊपर क्या होती है? धूप लगती है। उससे क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, बहुत सारे स्किन के रोग हो जाते हैं। ये मैं आपको बताया था। चौथा, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आप सभी लोगों को ऑप्शन में बताना है ओजोन नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियो। आज जो ये कक्षा 10 का साइंस का पर्यावरण अध्ययन था आपका, एक ही चैप्टर था, और एक ही चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से 2 पार्ट में आपको 2 सेशन में मिलेंगे। बहुत ही कह सकते हैं कि आप जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए थे प्रश्न। वही प्रश्न मैं आपको कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।